तो इसके अंदर हम स्टैक वाला पार्ट छोड़ देंगे, उसके अलावा जितना भी होगा उसको देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट। आज हम दो सॉरी, क्या एक बार आप दोबारा बोलोगे सर? सर आज बाकी आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ कोई नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी देख लेंगे इसे। सबसे पहले एक्सपैंड दी फॉलोइंग। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। एक, अगर आपको कोई मीडिया भेजना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, मेल भेजना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अलग अलग चीज़ें जब हम भेजते हैं तो उनकी डिमांड्स अलग अलग तरीके से होती हैं। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जो मैं कह रहा हूँ अभी आपको इतना, सिर्फ डेफिनेशन आप उनके, फुल फॉर्म आप उनकी याद रखो। तो मेल्स भेजने के लिए ये एक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ। SMTP क्या होता है? SMTP फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ओके ठीक है। एक्स से शुरू नहीं होती है, ई से शुरू होती है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके सर। आप ये देखो, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में HTML यूज किया होगा। HTML यस के फुल सर। फॉर्म यस पता सर, है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर लैंग्वेज। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेबसाइट को बताती है कि कंटेंट कैसे कैसे रखना है। HTML जो है एक तरीके से एक लैंग्वेज आप बोल लो, वैसे मार्कअप लैंग्वेज जो बताती है कि कंटेंट कहाँ कहाँ आएगा वेबसाइट में। ऑन वर्ल्ड वाइड वेब के जो चलने वाली जितनी भी वेबसाइट होती है, HTTP पेजेस जो होते हैं, मैं अगर बोलूँ तो उनमें। तो उसी तरीके से XML भी एक HTML की तरह ही एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। बट इसका जी काम सर। होता है जब आप डेटा को भेजते हो इधर से उधर। तो अक्सर इसका यूज़ आप देखोगे कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे आपने एक कुछ डेटा टाइप करा, तो डेटा आप स्टोर कर दोगे XML, और इस XML को ही रीड कराओगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि क्या क्या डेटा उसने टाइप किया। अभी मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। तो इसका यूज़ क्या है ये आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म आप इसकी जान सकते हो, ठीक है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, XML हो गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML के फुल फॉर्म पता है आपको? HTML के फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी के साथ आपको फुल फॉर्म आ सकती है TCP/IP की। TCP अलग अलग भी आ सकती है, साथ भी आ सकती है। ठीक है, एक सेकेंड। TCP की तो मुझे लगता है मैं भी भूल गया। TCP क्या है? कंजेशन क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका एक एक लाइन में मैं आपको मतलब भी समझा देता हूँ। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें सेंड करी जाती है उनको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तब उसे सेंड किया जाता है। तो जो ये टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है ये किस प्रोटोकॉल के तहत होता है? वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे TCP बोलते हैं। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है कि उन टुकड़ों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, ठीक है। तो दोनों मिलकर TCP/IP होता है जिस पे बेस्ड हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट है वो काम करता है। तो TCP/IP की फुल फॉर्म भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा आपको लैन मैन वैन तीनों की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। लैन मैन वैन याद है तीनों की फुल फॉर्म? यस सर। ठीक है। और ARPANET की भी फुल फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि पूछी जा सकती है। ARPANET की फुल सर फॉर्म। स्कूल वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ स्कूल इसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के। हाँ नहीं, मतलब स्कूल वाले तो वो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं जो CBSE ने जिंदगी में कभी नहीं पूछेगी। नहीं, हाँ तो कोई नहीं, फिर भी एक आधी होगा, ज्यादा नहीं होंगे ऐसे। ये आज देखो तो सर टेस्ट था हमारा।
अच्छा आज किस एक सेकेंड एक पहले एक बारी ARPANET का एक बारी ये देख लो। ARPANET है एडवांस्ड, अभी याद कर लीजिए से, एडवांस्ड रिसर्च, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे एडवांस थी तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो एडवांस, और ऑब्वियसली रिसर्च फील्ड के अंडर ये चल रहा था तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ARP तो याद हो गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी याद ही रख लो, और नेटवर्क आपको पता है कि ये एक नेटवर्क था, इंटरनेट की शुरुआत थी। तो मैं अब देखता हूँ एडवांस रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट्स, एजेंसी, और NET से नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप गैस करके बताओ इनमें से कौन सा ऐसा फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन है। तो इनमें से कुछ वायर्ड होंगे, कुछ वायरलेस होंगे। पहले तो आप मुझे ये बता सकते हो इनमें से वायरलेस कौन कौन से हैं, क्या इंफ्रारेड और वायर है या माइक्रोवेव। वायरलेस? सर इंफ्रारेड, कोएक्सियल केबल तो वायर्ड हो गया, ठीक है, कोएक्सियल वायर है, और इंफ्रारेड वो वायरलेस। वायरलेस। इसके तो नाम में केबल आ रहा है तो वायर्ड हो गया। हाँ ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर फाइबर वायर, भी वायर्ड हो गया। वायर्ड माइक्रोवेव है, जो है वो भी माइक्रोवेव वायर, वो है हाँ वायरलेस है, वायरलेस। और वायरलेस, ईथरनेट केबल वायर्ड है। ईथरनेट केबल वायर्ड है। तो इनमें से बताओ वायरलेस में, नहीं वायर्ड में बताओ सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा? ऑप्टिकल ऑप्टिकल। फाइबर। हाँ ऑप्टिकल फाइबर, नो डाउट। ऑप्टिकल फाइबर वायर्ड की दुनिया में सबसे तेज मीडियम है। और ठीक है, किससे तेज? कोएक्सियल से भी तेज है, ईथरनेट से भी तेज है। और इंफ्रारेड और इसमें बताओ कौन ज्यादा तेज होगा? किसमें सर? इंफ्रारेड इंफ्रारेड। और बाकी दो इंफ्रारेड। वायरलेस वाले में एक इंफ्रारेड बचा है और एक माइक्रोवेव बचा है, इनमें से कौन ज्यादा इंफ्रारेड तेज ज्यादा है? तेज होगा, ऐसा मेरे को लगता है। इंफ्रारेड से तो नहीं, देखो, नहीं अच्छा सर पहले तो माइक्रोवेव होगा, क्योंकि एक और चीज माइक्रोवेव मैं छोटे पूछता हैं। हूँ। बोलो, बोलो जो आपको लगता है। सर माइक्रोवेव जो है वो तो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स भेजता है ना, तो उसके लिए ट्रैवलिंग करना आसान हो जाता है क्योंकि वो इंफ्रारेड तो वेव्स के फॉर्म में जाता है ना एक तरीके से। हाँ तो माइक्रोवेव तो भी वेव ही है, उसके नाम में ही वेव है। हाँ बट नहीं, वो एक्चुअल में जो वेव्स जाती हैं वो पार्टिकल पैकेट्स में जाती है ना, जैसे फिजिक्स में पढ़ाते हैं हमें, ऐसा उस हिसाब समझा से बोल। जाता है। एक सेकेंड, पहले तो आप ये बताओ माइक्रोवेव और इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में से कौन है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और कौन सा जो थोड़ा माइक्रोवेव कंपैरेटिवली माइक्रोवेव लॉन्गर डिस्टेंस? शॉर्ट के लिए, माइक्रोवेव शॉर्ट के लिए होता है, इंफ्रारेड दूर के लिए होता है। क्या प्रियांशु आपको भी ऐसे लगता है? तब मेरे को बस खाली एक इंफ्रारेड का एग्जांपल याद आ रहा है जो आपने दिया था कि पहले जो फोन होते थे उनमें इंफ्रारेड के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता था तो फोन चिपका चिपका के रखते थे। तो तो इसलिए यही इसका तो, मतलब ये है कि जो इंफ्रारेड है वो शॉर्ट डिस्टेंस, वो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में ही डाटा ट्रांसफर कर पाता है ढंग से। हाँ तो इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। चिपका चिपका के इसलिए करते थे क्योंकि बहुत सारा डेटा था, बट अगर एक बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना है तो चिपकाने की जरूरत नहीं है, जैसे टीवी का रिमोट जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। तो इंफ्रारेड, हाँ सही है, इंफ्रारेड छोटे डिस्टेंस के लिए, माइक्रोवेव बड़े डिस्टेंस के लिए होता है। बट एक होता है लाइन ऑफ साइट, इस बात को आप ध्यान में रखो। क्या होता है कि ओके। माइक्रोवेव भी आप 30-30 किलोमीटर दूर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है तो आप माइक्रोवेव के हेल्प से ट्रांसफर कर सकते हो। आपको क्या लगता है आपका मोबाइल और जो टावर है वो कौन यस सी सर। वेव का यूज करता है? माइक्रोवेव रेज का वो यूज करता है, ठीक है। यस सर, यस बट सर। इसकी लिमिटेशन ये है कि अर्थ, आपको पता है कि फ्लैट अर्थ तो है नहीं, अर्थ ऐसे कर्व है। तो अगर ये डिस्टेंस हो गया हजारों किलोमीटर दूर तो लाइन ऑफ साइट में होना मुश्किल है, मतलब आप क्योंकि एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक सीधी बीम ऑफ वेव नहीं फेंक सकते। तो वहां पे आपको किसका यूज करना पड़ता है, कोई गेस कर सकता है जब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स का यूज करना पड़ता है। ये हम जो या एप्लीकेशन बेस्ड फिर क्वेश्चन हम होगा चाहे तो नेटवर्किंग का रिपीटर भी वहां लगा यूज सकते हैं, हाँ, जैसे कि रिपीटर। रिपीटर फिर लगाते जैसे कि हैं बीच हम में एक टावर हाँ लगा दे रिपीटर। कि पहले रिसीवर से इंफॉर्मेशन गैदर करो फिर वो हाँ, आगे भेज। एक और मैं आपको रिपीटर के बारे में फैक्ट बताना चाहूंगा कि 70 मीटर से दूरी पे, 70 मीटर के आसपास की दूरी तक अगर वायर है तो आपको रिपीटर लगाने की जरूरत पड़ती है। 70 या मोर देन 70 अगर एक बोल दिया जाए तो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना।
इसका थर्ड क्वेश्चन में चलो बताओ, कैरन और वेर कैरन में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? जो भी लगता है आपको सर पता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो ना इसका आंसर। सर हाँ हाँ, ये है कि वेर केयर एन में जो होता है कि ये जितनी मतलब वो लिमिट होती है एक, उसमें अगर आप कितना भी लिख सकते हो, बट वो जैसे जितनी जगह बच जाती है, मान लो कि अगर जैसे 30 की स्पेस है और अगर हमने 10 ही भरी तो वो 10 ही लेता है, बट केयर में उल्टा होता है, अगर 20 की स्पेस है और हमने 10 भरा तो बाकी जगहों पे ब्लैंक स्पेस भर देता है। गुड, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, हम्म। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? और सर प्रियांशु ये नहीं बेचारे सर, यहाँ पे, ठीक है, और तो सब कोई कुछ है सही नहीं। है। ठीक है। ये एक सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जी मैंने सर। अभी आपको ऐसे इसके बारे में बताया नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ मेरे को स्टैक करवाना है, ये वाला पार्ट में कराऊंगा नहीं, बट एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके बारे में मैं बताऊंगा, सर तो प्रोग्राम ए का करके नहीं तो 1 बताऊंगा, है, बट हाँ तो देखो, ए का तो आंसर 1 कर लग रहा है। हाँ, कर्सर डॉट फेच वन जो है, ये क्या करता है, आप ये समझ लो कि ये कमांड हम लिखते हैं कहाँ पे है, पाइथन में लिखते हैं हम। ये पाइथन। पाइथन कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम नहीं है, उसकी एक बस एक लाइन है। तो ये फेच काम ओके। क्या करता है, आप डेटाबेस डाल देते हो, टेबल बता देते हो, और सेलेक्ट क्वेरी में कर लगा देते हो। कैसे लगाते हैं वो बात की बात है, बट जब आप लगा देते हो, ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही फेच वन को कॉल करोगे तो वो एक लाइन जहां भी होगा, कर लेट से सबसे पहली लाइन ही, अगर अभी पहली बार आप रन कर रहे हो तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा, पहली रो होगी, उसको माई डेटा के अंदर डाल देगा। क्या ये बात समझ में आई सजल एंड प्रियांशु, जो मैंने भी बोला? कर्सर यस। डॉट फेच वन टेबल के सबसे जो लाइन होगी, यस सबसे सर। पहली लाइन, ठीक है, उसे डाल देगा। अगर आप यही को एक और बार ये लिख दो, माई डेटा टू इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन, तो उसकी अगली वाली जो रो होगी वो उसके अंदर डाल देगा। ठीक है, तो फेच वन ये काम करता है। बाकी इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो अगर एग्जाम में मेरे हिसाब से आ सकते हैं इसे देखते हुए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी रिटर्न बाय फेच वन मेथड वन, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ माय डेटा ऑब्जेक्ट। इसका शायद से टपल है, टपल बी है इसका वाले का। आंसर। ये हाँ, इसके अंदर जो भी डेटा आता है ना, मान लो जैसे इसने पहली रो ली, पहली रो के अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये तीन थे, तो आपको माय डेटा में ये तीनों डेटा मिल जाएगा, बट ये बंद होगा टपल के अंदर। ठीक है, तो माय डेटा इज, अब माय ये रन करते ही अगर मैं करूंगा प्रिंट माय डेटा, तो मुझे एक मिलेगा टपल, और टपल के अंदर होगी तीन वैल्यूज, क्योंकि जैसा कि बताया तीन, बाकी जितनी भी कॉलम होंगी वैसे तो वैल्यूज उतनी होंगी, एग्जाम्पल के लिए तीन बोलते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है, ये आपको टेबल दे रखी है, यहाँ लिखा है पहला, सेलेक्ट सम डिस्काउंट फ्रॉम फर्नीचर कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000। सेलेक्ट तो मतलब आपको डेटा शो करना है, सम एक हाँ, ग्रुप फंक्शन डिस्काउंट है। वाला, जिसमें हाँ डिस्काउंट जो जिसमें कॉस्ट जो है वो 15,000 से ज्यादा है, वो वाला सारा उसकी डिस्काउंट डिस्काउंट, टेबल शो करनी है। हाँ हाँ, तो तो इसका मतलब यही आउटपुट, फर्स्ट सेकंड, मतलब यही 10 5 फिर 0 एंड 14। देखो इसके 29। अंदर, हाँ, इन इसका आंसर इन जो आपने वैल्यूज बताई उन सबको ऐड भी उनका करना है, सम बिकॉज यहाँ पे सम हाँ सम सम भी सम होना है। करेंगे। हाँ, तो इसका आंसर सर 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 49 है। हाँ, 15 ग्रेटर देन 15,000 में 15,000 वाला इंक्लूड नहीं करेगा ना ये? नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10 15 एंड 39। आप किसी ने 49 बोला था, 49 तो नहीं आएगा आंसर, 30, तो प्रियांशु ने इनफैक्ट 39 ही इनफैक्ट बोला था। इनफैक्ट 29 होगा, 29। सर मैंने 29 बोला था। अच्छा, आपने 29 बोलता, मैंने गलत समझा होगा। बी वाला पार्ट, ठीक है। कृतज्ञ, ऊपर वाले जो दो क्वेश्चन करे हुए मैं भी आपको दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। एक बार ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, बट एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बी पार्ट है, सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर। लास्ट बार मैंने कराया था तो किसी ने पूछा था कि मैक्स डेट ऑफ परचेज में क्या वो शो करेगा, दोबारा बता देता हूँ, लेटेस्ट डेट वो बताता है। और इसमें कंडीशन भी तो है।
वेयर बी वाले डिस्काउंट पार्ट इज में। ग्रेटर देन। हाँ हाँ इधर ओ वो सॉरी वो सी इधर में पे मेरे को हाँ ऊपर। बी हाँ बी वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ तो इसका इसमें फिर आंसर क्या लेटेस्ट होगा? डेट शो करेगा। हाँ तो इसका यहाँ आंसर होगा 30 दिसंबर 2000। नहीं नहीं हाँ नहीं 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 ये तो 2016 है। 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई। के हाँ ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, सी वाला बताओ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर, मतलब सब कुछ शो कर देगा बट वो देखो कंडीशन क्या दी है, डिस्काउंट होना चाहिए ग्रेटर देन 5 एंड लाई एंड सर एफ फिर आई डी। इसमें तो ये T006 वाला करेगा जिसमें हाँ मतलब डिस्काउंट 12 है। हाँ बाकी तो तो ये किसी में भी उसको टी दिखाएगा जहाँ वाला है। दोनों। तो क्या यहाँ पे डिस्काउंट 5 से ज़्यादा है? यस। क्या इसका पर नाम सर टी से शुरू इसमें होता है? नो। नहीं है। तो ये जहाँ पे दोनों टिक होंगे वहाँ पे ये 5 से ज़्यादा है? नहीं है। नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वैसे भी। तो क्या ये हाँ 5 से ज़्यादा है? नहीं। 5 से ज़्यादा नहीं। 5 से ज़्यादा है? यस। क्या ये टी से सर शुरू हो सिर्फ रहा यही है? वाला है। यस। हाँ। और ये 5 से ज़्यादा मैंने है कहा था। बट टी ज़्यादा नहीं है। तो दोनों टिक, क्योंकि एंड है तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो बस यही वाली जो ये वाला रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा। पूरा रिकॉर्ड क्यों आएगा? क्योंकि स्टार लगा हुआ था। डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट करके बताएं। सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर, वेयर नेम इन। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल कंसोल टेबल। हम्म, सर इसमें T010 आएगा और T006 आएगा। हाँ बट क्या आएगा उसका? क्या एफ आई डी सर लिखी हुई आएगी? उसका इसमें डेट शो ऑफ क्या परचेज आ होगा? जाएगा। डेट ऑफ डेट परचेज ऑफ आएगी सर परचेज आएगा उनकी क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ 10 देखना मार्च पड़ेगा। और 17 नवंबर। हाँ तो टेबल का नहीं, किन का है? डाइनिंग टेबल कंसोल टेबल, तो डाइनिंग टेबल ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इजी था ये। आगे बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन डेटाबेस। अगर आपको सारी टेबल्स देखनी है तो एक सिंपल सा होता है शो टेबल्स। शो टेबल्स। ठीक है ना, शो टेबल्स। अगर आप आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, अगर आपको डेटाबेस देखने हैं सारे तो क्या करोगे? शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस। अगर आपको कोई डेटाबेस यूज करना है तो आप क्या करोगे? यूज यूज उस डेटाबेस। डेटाबेस का यूज डेटाबेस डेटाबेस उसका नाम। नाम जो भी। हाँ। और अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। और मेरे मेरे को एक डाउट हो रहा है, क्या यूज, अगर मेरे को एक डेटाबेस यूज करना है तो मैं यूज टेबल डेटाबेस का नाम लिखूंगा या डायरेक्ट यूज और उस डेटाबेस का नाम लिखूंगा? यूज और डायरेक्ट उस डेटाबेस का नाम। हाँ मेरे हिसाब से डायरेक्ट डेटाबेस का नाम होगा। और इससे मुझे याद है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरीज भेजी थी बहुत सारी, वो देख ली थी आपने या अभी देखी नहीं? सर अभी तक चेक नहीं करी। मैंने ग्रुप में आपको ही तो भेजी, किसी और के ग्रुप में तो नहीं भेज दी? नहीं सर आपने नहीं हमें सर, मतलब भेजी है बट अभी वो भेज दी इंग्लिश थी। का एग्जाम हाँ। था अच्छा ना अच्छा, ठीक है, उसी हाँ का फिर पढ़ रहे ठीक है। थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइंड एंड नेचुरल जॉइन। दोनों की, देखो दोनों की जो क्वेरीज हैं वो देखना। जो मैंने आपको पीडीएफ सॉरी मैंने जो आपको पिक भेजी है उसके लास्ट में मैंने इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन दोनों बताया हुआ है कि इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन, इनका डिफरेंस सुन लो। जब आप इक्वी जॉइन से दो टेबल को ज्वाइन करते हो आपको पता है कि इसमें दोनों टेबल में एक एक ऐसे कॉलम है जो सेम होंगे। लेट्स से गार्जियन आईडी इधर भी है, गार्जियन आईडी इधर भी है, इसी को लेकर दोनों टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इक्वी जॉइन याद है ना आपको? क्या है? टेबल के अंदर यस सर। रिकॉर्ड होता है पूरा। अब वो दूसरी टेबल का वही रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, दूसरी टेबल का वही रिकॉर्ड लेगा जिससे इस जो मैं जब भी हम ज्वाइन करते हैं टेबल को तो एक कॉलम आईडी की हेल्प से करते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें डाउट हो रहा है। ज्वाइन की कमांड ऐसी थी जैसे सेलेक्ट कुछ भी मान लो, सब कुछ शो करना है फ्रॉम, दो टेबल का नाम था, ठीक है, एक टेबल 1 उसको मैंने टी दे दिया,
कॉमा टेबल 2, इसको मैंने यू दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर यू डॉट कोई भी आईडी इज इक्वल टू टी डॉट आईडी। तो दोनों टेबल में पहले वो एक रो देखेगा, अब वो दूसरे टेबल से सारी रो में मैच करेगा, जहां पे आईडी सेम होगी उनको वो कंबाइन कर देगा, उनको ज्वाइन कर देगा। ऐसे ही वो दूसरी रो के लिए भी देखेगा। इक्वी ज्वाइन के अंदर ये होता है, नेचुरल ज्वाइन के अंदर भी यही होता है। डिफरेंस क्या है? इक्वी ज्वाइन के अंदर आपने दो जो कॉलम है जिनको ज्वाइन किया वो आपको दोनों शो होंगी, पहले वाली टेबल की भी दूसरी वाली टेबल की, जबकि दोनों टेबल जो है मतलब ये दोनों कॉलम जो है ये आपको रिडंडेंट डेटा शो करेंगी, सेम। बट नेचुरल ज्वाइन में वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली दोनों कॉलम में से एक ही कॉलम रखता है। एंड मुझे 100% पता है कि मैं इसे समझाने में बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा हूँ। मैं चलो इसे आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसे बाद में बता दूंगा। अभी अगर इतने में समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 2 डिग्री 3 4 5 है, 5 और कार्डिनलिटी 2 3 4 5 6 कार्डिनलिटी 6 है। 6 है। इसमें किसको आप प्राइमरी की बनाओगे? मूवी आईडी, मूवी आईडी को बनाएंगे प्राइमरी की, ठीक है। यूनिकली सेकंड यूनिक टाइटल है को भी और बना सकते हैं। टाइटल को भी बना सकते हैं, बट अगर हमें एक देना हो तो हम ये देंगे क्योंकि छोटी भी है, और इसी तरीके की आईडी भी हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, टाइटल कभी सेम हो भी सकता है कभी, और बड़ा भी है। मैंने आपको उस दिन भी रीजन बताया था इसका एक। अच्छा, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द मूवी डिटेल्स। अच्छा, ऊपर ही है अभी भी। तो मैंने क्या बताया, हर एक वो कैंडिडेट कीज हो सकती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सके। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मूवी आईडी भी कैंडिडेट की है, टाइटल भी कैंडिडेट की है, आई डोंट थिंक और कोई कैंडिडेट वो की है। तो एक टेबल के अंदर, जैसा कि आपने नोटिस किया है प्रियांशु की, एक से ज़्यादा ऐसी कॉलम्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें, जैसे यहाँ पे मूवी आईडी और टाइटल। तो ये सारे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट किसके लिए? टू बिकम अ प्राइमरी की। कंसिडर द टेबल शेड्यूल गिवन बिलो। नीचे एक शेड्यूल टेबल देखो। विच फील्ड विल बी कंसिडर्ड फॉरेन की। इनमें से फॉरेन की कौन सी होगी? शेड्यूल टेबल के अंदर कौन सी फॉरेन की होगी, कोई बता सकता है? मूवी आईडी, क्योंकि वो मूवी आई जो पहले वाली जो मूवी डिटेल्स है उसमें वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की है, तो फॉरेन की दूसरे टेबल में जाकर दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। तो ये है। सजल, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। पुश वाला क्वेश्चन है, पुश स्टैक वाला, इसे हम रहने देते हैं। इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को ही मैं करके आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ पे देखते हैं, अ टेबल आइटम हैज़ बीन क्रिएटेड इन अ डेटाबेस विद द फॉलोइंग आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो बताओ कैसे क्रिएट करोगे? अच्छा, पूरा यहाँ पे क्या है, डाटाबेस सॉरी भी सॉरी बनाना वेट, है। इसमें तो एक ऐड न्यू फील्ड बोला है। डिस्काउंट एक नई फील्ड ऐड करनी है। पहले तो ये बताओ कि नई फील्ड ऐड करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? ऑल्टर टेबल, ऑल्टर का। तो ऑल्टर जो भी टेबल टेबल का नाम है, आइटम, फिर उसके आइटम बाद कॉमा और फिर ऐड। ऐड ऐड। गुड, ऐड ऐड। मैंने आपको सारी फिर वही क्वेरीज बहुत टेबल लाइन से लिख कर दी हैं व्हाट्सएप पे, बिल्कुल उन्हें एक बार रीड करना और आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, तो ऐड, ऐड फिर आपको करना है आइटम ऐड डिस्काउंट। ब्रैकेट में और आइटम नेम और फिर उसका नाम, नहीं मतलब नहीं, जो भी हमें हाँ, ऐड डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद क्या हमें इंट लिखना आइटम जरूरी होगा? नहीं, क्या सर, सर आइटम लिखने की डिस्काउंट कोई के जरूरत बाद नहीं। इंटीजर। आइटम इंटीजर मतलब इंट लिखते हैं ना हम यहाँ पे, और बस हाँ हाँ बंद कर हाँ देते यस, हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, मैं एक बार ये पूरा दोबारा बोल देता हूँ। ऑल्टर टेबल आइटम, आइटम हम स्टार्टिंग में बता देते हैं।
हाँ हाँ ऑल्टर हाँ टेबल हाँ आइटम, ऐड डिस्काउंट डिस्काउंट इन। इंट और अगर इसमें बोलते कि ये यूनिक भी होनी चाहिए तो हम इसके आगे यूनिक कंस्ट्रेंट भी ऐड कर देते, बट कुछ बोला नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हम्म अगला, कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड इनटू डीडीएल एंड डीएमएल। मैं शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि डीडीएल कमांड आपके स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल में चेंजेस करती है, और डीएमएल कमांड टेबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज में चेंजेस करती है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू किस में चेंज करेगी, स्ट्रक्चर में या उसके अंदर DDL पड़ी हुई वैल्यू? हाँ, स्ट्रक्चर में, नहीं वैल्यू में, वैल्यू में वैल्यू में करेगी, वो क्योंकि DML है। इंसर्ट इनटू तो सबसे बड़ी डीएमएल कमांड है, क्योंकि इससे तो वैल्यूज जाती है, तो ये डीएमएल कमांड है। इसको बाय हुक और क्रोक आप इसे याद रखिए। और ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, मैंने कितनी बार अब आपको रिवाइज करा दिया है। तो स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ाता था क्रिएट, फिर उसके बाद मैंने आपको ऑल्टर कमांड पढ़ाई थी, ये सारी डीडीएल है। और ऑल्टर के बाद जितनी भी मैंने बताई है वो सारी डीएमएल है। मैंने इसी ऑर्डर में कराया था, पहले डीडीएल फिर डीएमएल। तो आपको ऑर्डर से याद हो तो ऑर्डर से याद कर लो, डेफिनेशन से याद है तो डेफिनेशन से याद कर लो। ड्रॉप टेबल डीडीएल है या ये भी डीएमएल है? DDL ही है। ये DDL है। DDL है। DDL। इससे आप टेबल डिलीट कर सकते हो, टेबल के अंदर पड़ी हुई कॉलम डिलीट कर सकते हो, पूरा डेटाबेस को भी उड़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप। ऑल्टर टेबल ऑल्टर DDL। डीडीएल है। और अपडेट एंड सेट डीएमएल डीएमएल है। इसकी हेल्प से आप टेबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज में कुछ चेंज कर सकते हो, उसको Let's अपडेट say कर सकते हैं। हाँ, ये रोल नंबर 1 में जो नाम है उसको आप चेंज कर सकते हम्म हो। नेक्स्ट है ये, आपको ये क्रिएट करना है एक, यहाँ पे वो चारू हैज टू क्रिएट अ माई अर्थ इन माई एसक्यूएल, शी नाउ नीड्स टू क्रिएट अ सिटी डेटा टू स्टोर अ रिकॉर्ड्स। तो पहले तो आपको यहाँ पे डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस माई अर्थ। क्रिएट डेटाबेस मायर। उसके बाद अब आप टेबल बनाओगे सिटी, तो सिटी टेबल बनाने के लिए आप क्या कमांड क्रिएट करोगे, जब टेबल क्रिएट टेबल सिटी, फिर ब्रैकेट में अब आपको ब्रैकेट और ऐसे ही फिर लिखना है, सिटी फिर कोड सिटी कैर कोड 5 कैर प्राइमरी की, 5 प्राइमरी की, कॉमा, सिटी नेम कैर 30 कॉमा भी लगाना, कॉमा सिटी नेम कैर 30 कॉमा कैर 30 साइज इंटीजर। ठीक है, तो ये हम वैसे उसके अंदर पूरा इंटीजर लिखते हैं या इंट लिखते हैं, कोई मुझे बताएगा? INT लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये याद रखना। अब आ गए हम सी वाले सेक्शन सी में, बट मेरे हिसाब से टाइम ओवर होने वाला है, तो एक बार दोबारा ज्वाइन करो, फिर उसके बाद ओके सर।